जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। देश की सबसे बड़ी सदन में मानसून सत्र चल रहा है और बजट पर चर्चा हो रही है। उसी भरी सदन में अनुराग ठाकुर जी बगैर नाम लिए हुए कहते हैं जिसके जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना करवाना चाहता है। उनका सीधे सीधे निशाना था राहुल गांधी के ऊपर। इस पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है सदन में। वहीं पर अखिलेश यादव काफ़ी क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसे पूछ सकते हैं किसी की जाति। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। स्पीकर सर, जाति बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। हमारे देश की 80% जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। इस समय हम बसपा कार्यालय पर मौजूद हैं, आज़ाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ भीम आर्मी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या इस तरीके से, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने भरी सदन में राहुल गांधी को कहा, क्या इस तरीके से कहना चाहिए था उनका? जी, आपका क्या नाम है? जी, मैं निखिल राव, भीम आर्मी प्रदेश संगठन सचिव हूँ। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं
वो जाति जनगणना कराने की बात करता है, क्या ऐसे कहना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और पूरा विपक्ष चाहता है। और ये जिस तरीके से माननीय क्या नाम है ठाकुर साहब ने कहा है, ये सही नहीं है। ये हम लोग चाहते हैं कि जाति विहीन बातों पे काम हो और मुद्दों पे बात हो जी। और अगर बहुजन समाज में जितने भी जातियां हैं उनकी जनगणना हो जाएगी तो जो मुद्दे हैं, जो अधिकार हैं, वो मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तब जाके इस देश का विकास होगा, इस देश का भला होगा। इसीलिए विपक्ष तो लड़ रहा है, बराबर सवाल कर रहा है सत्ता दल से। अगर पहले देखा जाए 10 साल की जो पहले की सरकार थी, 10 साल पहले जो विपक्ष था उसकी अपेक्षा देखा जाए तो इस समय बहुत मजबूती के साथ विपक्ष सदन में बैठा हुआ है और काफ़ी उसके पास संगठन भी है। क्या लगता है कि इस पर बना देंगे, जहां अगर देखा जाए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम इसको ला कर रहेंगे, जाति जनगणना करवा कर रहेंगे? देखिए, जाति जनगणना होनी ही चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं और हमारे बहुजन समाज के भी बहुत सारे नेता कह रहे हैं, हमारे नेता भी चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं, तो अगर पूरे देश के विपक्ष के जितने भी नेता हैं अगर चाह लेंगे तो जाति जनगणना होनी पड़ेगी और हो जाएगी जाति जनगणना कि, और सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, अगर जाति जनगणना हो जाती है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आम जन को? आम जन को बहुत सारी क्या नाम है सुविधाएँ मिल सकती हैं। जिनकी जितनी आबादी है उस आबादी के आधार पर उनको हिस्सेदारी मिलेगी, वो नौकरियों में मिलेगी, पार्लियामेंट के में विधायक सांसद जो हैं उनको भी मिलेगी, जितने भी सुख सुविधाएं हैं उस सुख सुविधाओं में उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी। ये सारी अभी तक 85% आबादी है पूरे बहुजन समाज में, और उनको भी ओबीसी की आरक्षण में जो 21% आरक्षण है और 27% आरक्षण है, और दलितों की जो है आबादी 30% होने के बाद लगभग 30% है, वो भी क्या नाम उनको 21% आरक्षण है। आप सोचिए कि 50% आबादी सिर्फ ओबीसी की है और उनको 27% आरक्षण है इस देश में। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए और मिल जाएगा। आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में तो कभी आवाज़ नहीं इसके लिए उठाए? क्यों? अभी आप उनको जितने भी उनकी स्पीच देखिए सब में उन्होंने उठा। अभी कल वाली स्पीच उन्होंने बताया कि इस देश में बहुजन समाज में या इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होना चाहिए, सरकारी सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे हमारे लोगों का अधिकार छीना जा रहा है वो सही होने चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बात किया उन्होंने, एजुकेशन के मुद्दे पर बात किया उन्होंने, शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने बात किया, गरीबों के मुद्दे पर बात किया, महिलाओं के मुद्दे पर बात किया। कहाँ नहीं बात करें, बात तो लगातार कर रहे हैं। ऐसा कौन नेता है जो बात कर रहा है? हमारे एक ही नेता पूरे देश में है जो पूरे समाज की बात कर रहा है। नहीं तो अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूरे समाज की बात किया, पूरे मुद्दे की बात किया। और सिर्फ सब लोग अपने वोट की राजनीति के लिए सब लोग जातियों की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जातियों को लड़ा रहे हैं, आपस में उनको लड़ा के वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता किसी जाति की बात ना करे, पूरे बहुजन समाज की बात करके, उनके हक अधिकार की बात करके राजनीति कर रहे हैं। तो और जिस दिन हमारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इस देश में जो सरकार जिनकी है उनकी सरकार नहीं होगी, पूरे देश में बहुजन समाज की सरकार होगी। और इस देश में जब जाति जनगणना हम लोग करा लेंगे तो हम लोग उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी है उतनी उसको हिस्सेदारी देकर इस देश में उनको राजा बनाएंगे। जो हमारे क्या नाम है मान्यवर काशीराम साहब का नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम उसकी भागीदारी उतनी सौंपेंगे उसको। अच्छा, ये देश में ये अहम मुद्दा बना हुआ है जातिगत जनगणना को लेकर, तो सरकार इसको क्यों नहीं करवाना चाहती है? सरकार पूरी तरह से इसलिए नहीं कराना चाहती है कि देश में खुल जाएगा पोल पट्टा कि हम जनरल कास्ट की कितनी हिस्सेदारी है और ओबीसी समाज की कितनी हिस्सेदारी है और शेड्यूल कास्ट की कितनी हिस्सेदारी है और माइनॉरिटी की और जितने भी अल्पसंख्यक समाज के या बौद्ध ईसाई पारसी लोग हैं इनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो इस देश में जितने भी क्या नाम है ऑफिसें हैं या जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, सभी उच्च संस्थानों पे इनके सभी लोग ये जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुजन समाज ओबीसी एससी शेड्यूल कास्ट के भी। देखिए आप केंद्र सरकार में सचिवों को देख लीजिए, जितने भी सचिव हैं उसमें से 80% और 90% सचिव जनरल कास्ट के हैं, जिनकी उनकी जो सीटें हैं आरक्षण सीटें वो और अच्छी सीटें नहीं भी भरी गई हैं अभी तक। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि अगर हम जाति जनगणना करा देंगे तो इस देश में जो दबा कुचला समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको वो अपनी आवाज़ उठाने लगेगा। जब अपनी आवाज़ उठाने लगेगा तो हमको मजबूरी में उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस देश का जो प्रधानमंत्री है तानाशाह है, इस देश का जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो भी तानाशाह है, और वो लोग हिस्सेदारी इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं कि इनको अधिकार देना पड़ जाएगा, हमको मजबूरी में अधिकार देना पड़ जाएगा। इसलिए इसे क्या नाम है और जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसीलिए नहीं करवाना चाहते, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ये पूरा देश हमारा परिवार है।
मोदी जी जुमलेबाज हैं। मोदी जी तो क्या नाम 15 लाख भी सबको दे रहे थे, उनके खाते में 15 लाख भी भेज रहे थे, लेकिन आज तक क्या 15 लाख आया? सब ये बीजेपी सरकार की, जो योगी जी की और मोदी जी की सब जुमलेबाजी है। और आप देखिए ना कि जो टेंडर कभी 10 करोड़ का होता था वो आज 400 करोड़ का, इतनी बड़ी घोटालेबाजी है। जिस दिन सरकार बनेगी हमारे लोगों की उस दिन जांच होगी और जो जिनके जितने भी मंत्री हैं सब लोग जेल के अंदर होंगे। बीजेपी के आप देखना, आप जो आज सीबीआई ईडी का आप धमकी देके लोगों को जेल के अंदर कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, जिस दिन सरकार हमारे लोगों की बनेगी सबसे पहले जांच इनके ऊपर बैठाएंगे। और जिन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हो रहा है, लोकल स्तर पे, थाने स्तर पे भी हो रहा है, जितनी भ्रष्टाचारी सबकी जांच करवाएंगे, सबको जेल काटना पड़ेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी में तो सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं है, और जितने भी हैं भ्रष्टाचारी सब इस समय जेल में है या तो उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अब आप सोचिए ना, अगर जितने भ्रष्टाचारी हैं, अगर उनको क्या नाम है बचना है तो सबसे पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बचने के लिए, ठीक है। वो बीजेपी आप आज वॉशिंग मशीन बन के काम कर रही है। अगर आप भ्रष्टाचारी, यहाँ पर कोई किसी प्रकार कोई मामला है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। तो बीजेपी तो उनको बचाने वाला काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ये देख रही है कि हमारे विरोध में कौन काम कर रहा है, उसको जेल भेजने का काम कर रही है। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है समाज का नुकसान कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लेकर अपने फ़ायदे के लिए बात कर रही है। ये बीजेपी सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही है, जात विहीन की क्या नाम है झगड़ा लड़ाई की राजनीति कर रही है और समाज को बेचने की राजनीति। बताइए ना, आप कितने एयरपोर्ट बेच दिया, देखिए ना कितने सभी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पुरानी पेंशन लागू नहीं हो रही। कहाँ भी क्या नाम बीजेपी काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही बीजेपी काम ना। बीजेपी तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रही है। अभी देखिए EWS लागू कर दिया, बीजेपी ने EWS लागू किया, उसमें सीधे डायरेक्ट IAS बना रहे हैं। बताइए, जो व्यक्ति 10-10, 5-5 साल, 6-6 साल क्या नाम मेहनत कर रहा, लगातार पढ़ रहा रात दिन, वो IAS नहीं बन पा रहा, और इनके लोग आरक्षण के माध्यम से एक स्पेशल कोटा बनाकर उनको IAS बना रहे हैं। आप सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। EWS वापस होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है बीमारी मेजा समाज पार्टी की। इससे पहले भी एक बार अनुराग ठाकुर ने उसी सदन में एक बार और बयान दिया था कि जिसको पता नहीं कि संविधान में कितने पन्ने हैं और संविधान लेके घूम रहा है। क्या अनुराग ठाकुर को मालूम है? अनुराग ठाकुर बता दिए होते उस समय कि क्या नाम है संविधान में कितने पन्ने हैं। अगर संविधान या अनुराग ठाकुर को ये मालूम होता कि संविधान के क्या नाम है अनुच्छेद 15 में, संविधान में अनुच्छेद 15 में सबको अधिकार है, बोलने की आज़ादी है और पढ़ने लिखने की आज़ादी है, सब कुछ की आज़ादी है, तो अनुराग ठाकुर को ये बात बोलना ही नहीं पड़ता। अनुराग ठाकुर समझ जाते कि हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या ये आपको लगता है कि संविधान में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं, उसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं, उसके आधार पर ये सरकार चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही। ये सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही ना। सरकार संविधान को सिर्फ दिखा रही है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पे क्या नाम है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से जितने भी मुद्दे हैं या जितने भी योजनाएं कर रही है। आप बताइए ना कि जो एडवर्टाइज हो रहा है योगी जी की या मोदी जी की, वो सरकार के पैसे से हो रहा है। किसी भी सरकार की एडवर्टाइज या किसी भी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट सरकार के पैसे से नहीं होता है। लेकिन आज के समय में जो एडवर्टाइज हो रहा है, जो गले चौराहे मोहल्ले पे जितने भी बीजेपी के होल्डिंग बैनर लग रहे हैं, सब बीजेपी के सब सरकार के पैसे से लग रहे हैं। तो आप समझिए ना कि बीजेपी कितना संविधान का दुरुपयोग कर रही है। तो आज मैंने आपसे एक बार भी बता दिया कि जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सरकार बनेगी, उस दिन देश में शासन सत्ता और बहुजन समाज के लोग सुरक्षित हो जाएंगे और उनको अधिकार मिल जाएगा। और जो लोग संविधान का विरोध किए हैं, संविधान का दुरुपयोग किए हैं, उन लोगों को भी जेल का ताला खोल के उनके अंदर उनको डालना पड़ेगा और हम लोग डालेंगे। क्या आज़ाद समाज पार्टी जी विपक्ष के इस मुद्दे को लेकर उनके विपक्ष के साथ खड़ी है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और सारी बात राष्ट्रीय हम ही लोग कर देंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर नेता हैं और जो बात वो कहते हैं वो लोग वही हम लोग करते हैं। और हम लोग का सीधा फंडा है कि हम बहुजन समाज की बात करेंगे, 85-15 की बात करेंगे, जिस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो हमारे नेता हैं इस मुद्दे पे हमारे नेता ऑलरेडी सांसद हैं, वो संसद में बात उठाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तो हमारे नेता इस बात पे बोलेंगे। बिल्कुल सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? विवेक कुमार राघव। क्या कहेंगे इस अनुराग ठाकुर के बयान पर?
देखिए अनुराग जहाँ तक रही अनुराग ठाकुर की बात, तो ये बौखलाहट है। लगातार जैसे तमाम पार्टियां, पक्ष और विपक्ष के भी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उनकी विचारधारा को मानते हुए लोग ये मांग कर रहे हैं कि 2011 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो एक बार पुनः जातिगत जनगणना हो, जिससे ये पता चले कि 125 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ की आबादी के लोग कर क्या रहे हैं, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी नौकरी है, राजनीति में उनकी भागीदारी कितना है, शिक्षा में उनकी भागीदारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में वो कितने हैं। मिला जुला के मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे एक तरह से मान लीजिए कि अगर घर में 10 परिवार हैं और 10 परिवार के लिए 10 रोटी की व्यवस्था की जाए और उस 10 रोटी में सिर्फ 2 लोग जो है 8 रोटी खा जाएं, बाकी 8 लोगों के लिए 2 रोटी हो, तो इन सब विषमताओं को ख़त्म करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। और इसीलिए बीजेपी बौखला रही है, बीजेपी के नेता बौखला रहे हैं कि जातिगत जनगणना ना होने पाए। अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है तो बहुजन समाज के लोगों को ये पता लग जाएगा कि हमारी भागीदारी कितनी है, और जब वो जान जाएंगे कि हमारी भागीदारी न के बराबर है तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपने अभी बिहार में देखा, बिहार में तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार थी तो वहाँ वो जातिगत जनगणना करवाई गई उस राज्य में, और उसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं, राजनीति में, सामाजिक रूप से और शिक्षा में, हर जगह वो एकदम हाशिए पे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। जानकारी होगी आपको, 50% का जो आरक्षण का दायरा था, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा दूर रखिए, तो जो 50% आरक्षण का दायरा था उस आरक्षण के दायरे को उन्होंने बढ़ा दिया, और बढ़ा के जो बहुजन समाज के लोग थे उस आरक्षण के दायरे में उनको वो लोग लाएं कि हमारी जो है भागीदारी बढ़ जाए। लेकिन ये सरकार देखिए, बीजेपी के लोगों को ये पचा नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि आप जो है इसको बंद कीजिए। भाई एक दलित समाज का व्यक्ति, एक ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति बढ़िया गाड़ी लेके घूमें, अच्छे कपड़े पहन के घूमें, टाई कोट पैंट पहन के घूमें, तो जिनके बाप दादा ये सोचते हो कि ये फला जाति का व्यक्ति हमारे सामने, इसके बाप दादा की औकात नहीं होती थी कि ये बोले, उसका पोता, उसका बेटा अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी गाड़ियों से चलेगा, तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना ना हो, यही वजह है। और जैसा कि रही अभी देखिए अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर जैसे लोग अभी अहंकार में हैं, उनको ये लगता है कि यार जो भी हैं हम ही हैं, हम खुदा हैं, आज की डेट में हम ही भगवान हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कांग्रेस जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो कितनी तूती बोलती थी इंदिरा गांधी की, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जमानत जब्त हो गई, समझ रहे हैं। तो वही हाल होगा जब जनता ये पूरी तरह जान जाएगी कि ये पूरी तरह से जुमलेबाज और घोटालेबाज लोग हैं, तो एकदम पूरी तरह से नकार देगी। और ये सदन तो छोड़िए, इनको जो है विधान परिषद और विधायिका में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। जिस दिन जनता हमारी जान गई, ये धर्म के नाम पे हमको बहकाते हैं, ये विभाजन करते हैं कि आप जो है फला जात से मतलब बड़े हैं, इसलिए विभाजन करके लगातार सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे लोगों को समझ में आ रहा है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है कि जहाँ के लोग अगर थोड़ा सा भ्रमित होते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो मंथन करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। यही वजह है कि आप देखिए जिस बीजेपी की जो है 72 सीटें थी अगली बार, वही बीजेपी इस बार सिमट के 31-32 सीटों पे आ गई है। और थोड़ा उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में अभी भी धर्म का इतना ज़्यादा नशा है, इतना ज़्यादा नशा है। मैं अभी कल अयोध्या होके आ रहा था, तो सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया अयोध्या पे। अच्छा, इस पर विवाद काफ़ी हुआ कि योगी आदित्यनाथ के चलते ही ये सरकार हारी यूपी में, शायद उनको हटाने वाली भी बात चल रही है, देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात केंद्रीय नेतृत्व की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उनको ये लगता है कि यार अगर कोई भी मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन तक रह गया
तो वो हमारी कुर्सी जो है उस खतरे में स्टार्ट हो जाएगी। कुर्सी उनकी डगमगाने लगती है। आप देखिए मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने ऐसी जगह उठा के फेंका कि वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, लेकिन इस बार जो है केंद्रीय मंत्री बना के थोड़ा सा संतुलन स्थापित कर दिया गया। गुजरात में वही हाल है, लगातार मुख्यमंत्री चेंज करते रहते हैं, अन्य प्रदेशों में वही हाल है। तो ये उनको डर लग रहा है कि क्योंकि योगी जैसे हिंदुत्व के नाम पे योगी, और ये तथाकथित मामला है, जैसे हिंदू के ठेकेदार तो है नहीं योगी। हिंदुत्व के नाम पे तो सरकार बनाई जा रही है, बार बार धर्म के नाम पे तो सरकार बनाई जा रही है, कभी राम को आगे किया जाता है। देखिए ये उनका बड़बोलापन है। अगर वो राम को भगवान मानते हैं तो वो भगवान को लाएंगे कि भगवान उनको लाएंगे? आप किन को मानते हैं? हम तो बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। हमारा जो विचार है वो मानवतावादी विचार है। अंधविश्वास और पाखंडवाद हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग बाबा साहब को फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो अगर अंधविश्वास, अभी आप देखिए हाथरस में 100 लोग मारे गए, 150 लोग मारे गए, लेकिन सरकार और जितने भी बाबा थे, तथाकथित जितने बाबा हैं, सब ने एकदम चुप्पी बना ली कि अगर एक बाबा के बारे में बात उठी तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और सबके ऊपर उंगली उठनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कोई बोला नहीं। अच्छा, ये सरकार जब बाबाओं की बात आती है तो फिर चुप्पी, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, क्यों चुप्पी साध लेती है? उस बाबा के ऊपर यहाँ तक कि FIR तक दर्ज नहीं हुई। देखिए उसकी वजह है, हमारी जनता पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि लोग जैसे जब जागरण लगेगा तो जो महिलाएं होती हैं बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं, अपनी बच्चियों को लिवा जाती हैं, अपने बच्चों को लिवा जाती हैं, लेकिन वहीं स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है तो उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि धर्म एक ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है, और तब उतरता है जब व्यक्ति के साथ एकदम बुरी तरह से जो है गलत हो जाता है, तब उसका नशा जो है डाउन होता है। उसके पहले उसका नशा जो है खत्म नहीं होता है। इस वजह से लोगों की भीड़ जो है धार्मिक स्थलों पे और धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें ज़्यादा होता है, और शिक्षा का जहाँ मामला आ जाता है, जहाँ और कोई जागरूकता का मामला आ जाता है, वहाँ जो है जनता कतराने लग जाती है कि यार हमारे पास समय नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से हम लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग पाखंडवाद की तरफ न जाएं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे विकास का रास्ता जो है मंदिर की तरफ होके नहीं जाता है, वो शिक्षा की तरफ जाता है, विश्वविद्यालय और विद्यालय से होके गुजरता है। तो हमको विद्यालय जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, न कि जो है हम मंदिर और मस्जिद की तरफ भागें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग अनुराग ठाकुर के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।